Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So last session में हमने देखा था कि एनिमल डाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और क्यों रिक्वायर्ड रही एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी बेसिकली एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एनिमल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करना। और वो कैटेगरीज थी मेनली फाइलम या फिर फाइला, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हमारा, उसकी जो थीम हम देख पा रहे हैं वो है बेसिकली द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे आज के इस सेशन की थीम है और इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया, ठीक है। तो हमें पता है कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम बेसिस लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल्स तो बहुत सारे हैं। हमने देखा था कि लगभग 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं। उन स्पीसीज में भी बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनके बेसिस पर हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को रेफरेंस लेकर हमने आज का सेशन रखा है और इस सेशन में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मेन रखा है। उससे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखने से पहले मैं कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं हम। और कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल किंगडम या एनिमल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो लिखा है कि सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी या फिर एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स, ठीक है। यानी कि एनिमल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। वैसे तो हमने हमारे जनरल इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड जूलॉजी में इन चीज़ों को डिस्कस करा था, लेकिन आज फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, जो एनिमल्स का कैरेक्टर होता है, वो है हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। यानी कि जो किंगडम एनिमेलिया है या एनिमल किंगडम जो हमारा यूनिट है, इसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हेटेरोट्रोफिक होंगे और साथ ही साथ यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा है वो मल्टी सेलर होंगे, यानी कि उनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, मोर देन 2 सेल्स, ठीक है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को अपन क्या बोल देते हैं, मल्टी सेलुलरिटी बोल देते हैं। अपन इसको क्या बोल देते हैं, मल्टी सेल्युलरिटी, ठीक है। और मल्टी सेलुलरिटी का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेल्स इन दैट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फिर फीचर लैक ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेल वॉल एब्सेंट होती है तो फिर सोचेंगे हम कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स कैसे रहते हैं। तो उसके लिए भी है, हमारी सेल ने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सो इन केस ऑफ एनिमल्स अगर बात करें हम, ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स फॉर द फूड, ठीक है। तो फूड के लिए प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ एक जो होते हैं, आगे लिखा है कि सम ऑन अदर एनिमल्स ऑल्सो, यानी कि दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। और जो जैसे कि हमने लिखा ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पर करते हैं, उनको अपन हर्बीवोरस बोल देते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस। और जो एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोल देते हैं अपन, कार्निवोरस बोल देते हैं। लेकिन दोनों पर डिपेंडेंट भी होते हैं कुछ एक, यानी कि अगर अपन बात करें, यानी कि प्लांट डिपेंडेंट भी होते हैं और एनिमल डिपेंडेंट भी होते हैं। अगर दोनों पर है तो वो होगा ओमनी ओमनीवोरस, ठीक है, ऑटोट्रॉफ या ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब ही होता है डिफरेंट, और ये भी बोल सकते हैं कि डबल, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है डबल या वेरियस।
ये हो गया हमारा। फिर बात करते हैं अपन डाइजेस्ट दियर फूड, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड का जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल कैविटी में करते हैं। ठीक है, एक कैविटी होती है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है। और स्टमक विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, अगर ह्यूमंस के केस में बात करें, अपन ह्यूमंस को रेफरेंस लेके चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हम इस यूनिट के अलावा, यानी कि जो एनिमल डाइवर्सिटी यूनिट है किंगडम एनिमेलिया, इसके अलावा जो भी हमारी यूनिट्स होंगी जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी ह्यूमंस के रेफरेंस में होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमंस के रेफरेंस में अपन इंटरनल बॉडी कैविटी की बात करें जिसमें डाइजेशन होता है, उसे अपन स्टमक बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फीचर होता है जो फूड रिजर्व फूड जो होता है, यानी कि स्टोर्ड फूड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और वो फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड है इन केस ऑफ एनिमल बॉडी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये एनिमल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्स टू देम। ठीक है, स्टिमुलस मिलता है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस एनवायरनमेंट से मिल सकता है, हो सकता है केमिकल स्टिमुलस हो, टच का स्टिमुलस हो, या फिर अदर एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, उस वो हमारी बॉडी रिसीव करती है और उसके रिस्पॉन्स में क्या करती है? कोई ना कोई एक रिएक्ट करती है, बॉडी रिएक्शन देती है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? ये रिएक्शन किस वजह से होता है? इसका रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ सेंसरी और नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में एक अलग से कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है जिसको अपन नर्वस सिस्टम या सेंसरी सिस्टम बोल देते हैं। इसी की प्रेजेंस की वजह से एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव कर पाते हैं और उसके रेस्पॉन्स में कोई रिएक्ट कर पाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन सारे के सारे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट ऑफ द लोअर एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेज या फिर जिनको पोरीफर्स भी बोल देते हैं, पोरीफर उनका फाइलम है, और एनिमल्स जो हैं या मेंबर्स ऑफ पोरीफर फाइलम इज नोन एज द स्पॉन्जेस। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन। क्या है फिर? ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक ग्रुप में रख देना। और किस बेसिस पर रखेंगे? बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर, यानी कि उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनके स्पेसिफिक फीचर जो हैं उनके बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में रख देना। ठीक है, और ग्रुप होना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, उसे अपन क्या बोल देंगे? क्लासिफिकेशन बोल देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्सोनोमी। क्या है टेक्सोनोमी? बेसिकली देखा जाए तो जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नोमेनक्लेचर, यानी कि उनको नाम देना, उनका डिफाइनिंग, उनको डिफाइन करना और उनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, इसे ही अपन क्या बोल देते हैं? टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी इज द वे टू नेम, डिफाइन एंड क्लासिफाई द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, उसे अपन क्या बोल देंगे? टेक्सोनोमी बोल देंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है फिर? टेक्सोनोमी तो हमने देख लिया। नोमेनक्लेचर अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि जो भी लिविंग बीइंग्स है, यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग है उसका एक नाम देने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं? नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर बेसिकली अपन बात करें, नोमेनक्लेचर क्या है? सीधा सा क्या है? नेमिंग मेथड है, नेमिंग मेथड, या फिर बोल सकते हैं इसको सिस्टम। ठीक है, नेमिंग सिस्टम है। अब इस सिस्टम में नाम दिया जाता है, गिविंग ईच ए नेम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। अब देखो, जो भी लिविंग बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग, जैसे कि एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है? लिविंग बीइंग है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, ह्यूमन का नोमेनक्लेचर करना है, तो ह्यूमन का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मल सिस्टम को फॉलो करेंगे जिसे अपन नोमेनक्लेचर बोल देंगे, जो किसके अंडर आता है? हमारे टेक्सोनोमी के अंडर आता है। ठीक है, अब इसके अंडर क्या होता है? दो पार्ट होते हैं किसी भी एनिमल को नॉमिनेट करने के लिए। ठीक है, पहला पार्ट होता है, जैसे कि हम नाम लेते हैं होमो, ह्यूमंस को होमो सेपियंस। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। ठीक है,
हर एक एनिमल्स के केस में ऐसा ही होगा। जैसे कि अपन किसी और एग्जाम्पल की बात कर लें, कोई भी एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, जिसमें जैसे कि गोट की बात करें, बकरी की बात करें, गोट, तो जैसे कि उसका नाम होता है कापरा कापरा, ठीक है। तो ये नाम हो गए, दो नाम से कंपोज होकर मिलता बनता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, सॉरी, दो पार्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब फंडामेंटल्स की बात करेंगे अपन। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन में रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स का मतलब जैसे कि अपन बात करें ना, जैसे कि हाउस है, हाउस जो है इसका फंडामेंटल क्या है, यानी कि किसी को घर बनाना है, इसका फंडामेंटल क्या होगा, किसी को घर बनाना है तो घर का फंडामेंटल क्या हो सकता है। घर का बेसिकली फंडामेंटल क्या होगा, ब्रिक्स होंगी, ब्रिक्स के साथ साथ क्या होगी, सीमेंट होगी, और कुछ सैंड भी होगी, मतलब मिट्टी होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि पानी भी चाहिए होता है इन सबको मिक्सअप करने के लिए। लेकिन बेसिकली जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि उनके बिना काम नहीं चल सकता, तो वो है ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड, ठीक है। ऐसे ही तो क्लासिफिकेशन, किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले जैसे कि बिगेस्ट यूनिट बनानी होगी, हमें बिगेस्ट यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस यूनिट के अंडर क्या आएगा, बिगेस्ट यूनिट को अपन क्या बोल देंगे, किंगडम बोल देंगे। किंगडम हमने क्या बताया था, किंगडम का मतलब क्या होता है, किंगडम एक बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके अंडर आते हैं फाइलम, फाइलम जो होता है उसके अंडर आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज। जो किंगडम है हमारी सबसे बड़ी यूनिट है, और जो हमारी स्पीसीज है वो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, इन द फंडामेंटल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, अब देखो जो हमारी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं, उनमें तो हम क्या करते हैं, एनिमल्स को उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहले भी था, मतलब इन पास्ट क्या ये चीजें सेम हुआ करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, यानी एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराने टाइम में, जब हमारी जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुई थी, उससे पहले की बातें। तब भी लोग जो थे, पुराने लोग जो थे, एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया करते थे। लेकिन कैसे कर देते थे वो हमें देखना है। तो एंशियंट पीपल क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू हार्मफुल एंड बेनिफिशियल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब सीधा सा ये था कि जो भी एनिमल्स हैं उनको एक तो हार्मफुल कैटेगरी में, यानी कि जो नुकसान पहुंचा देते हैं, और एक बेनिफिशियल कैटेगरी, दो कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। और अब एक चीज बताओ, हार्मफुल एनिमल्स, बेनिफिशियल एनिमल्स, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन क्या एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करा उन्होंने, यानी कि एनिमल्स को प्लांट से कैसे डिफरेंशिएट करा, तो इसे भी उन्होंने क्या किस बेसिस पर करा, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी कि सेलुलोल अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या है, प्लांट है। और अगर सेल वॉल एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, वो एनिमल है। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो प्लांट है, अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वो क्या है, एनिमल है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफ है, तो क्या बोल देंगे, प्लांट्स हो गए। और अगर हेटेरोट्रॉफ है तो क्या बोल देंगे, वो क्या बोल देंगे, एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो एंशियंट हमारे जो भी एंसेस्टर थे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करा हार्मफुल और बेनिफिशियल की कैटेगरी में, और प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करा किस बेसिस पर, एट द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर बात करें अब नेक्स्ट होल एनिमल डाइवर्सिटी और एनिमल किंगडम, या फिर एनिमल किंगडम एनिमेलिया और एनिमल जो भी हैं, वो जो अरस्तु हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने दो जगह इनको क्लासिफाई करा, एनेइमा में और इनेइमा में, ठीक है। एनेइमा का मतलब होता है नॉन रेड ब्लडेड, एन का मतलब ये होता है नहीं, ठीक है, नो का सेंस देता है एन, ठीक है। मतलब सीधा सा ये है कि इनमें आरबीसी नहीं थी, आरबीसी एब्सेंट। और जो इनेइमा थे इनमें आरबीसी क्या थी, प्रेजेंट थी। और आरबीसी ही क्या करती हैं, ब्लड को
कलर देने का काम करती हैं। अगर किसी भी एनिमल का कलर ब्लड कलर रेड है, दैट मीन्स उसमें आरबीसी प्रेजेंट है। अगर उसमें आरबीसी नहीं है तो उसका कलर कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन रेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एनीमिया का मतलब। देखो हमने पहले देखा एनीमिया का मतलब होता है हैविंग कलरलेस ब्लड। कलरलेस का मतलब क्या हो गया? कलरलेस क्यों है? बिकॉज ऑफ उसमें क्या है, आरबीसी नहीं है, विदाउट हैविंग आरबीसी, यानी कि एब्सेंस ऑफ आरबीसी है, उसमें आरबीसी नहीं है। ठीक है, फिर है इट इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट। इसमें इनवर्टिब्रेटा जो है वो सारे के सारे इंक्लूड रहते हैं इसमें, और वो सारे के सारे क्या हैं? ओवीपेरस हैं। ठीक है, ओवीपेरा का मतलब क्या होता है? जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, एग लेयर। और वीवी पैरा कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड रहते हैं हमारे निडेरिया, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा लाइक ऑर्गन इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, मतलब इन्वर्टिब्रेट है, इकाइनोडर्मेटा के जैसे हैं। ठीक है, देन आता है इनेमा। इनेमा का मतलब क्या होता है? रेड कलर्ड ब्लड, बिकॉज ऑफ आरबीसी क्या है? प्रेजेंट है। इसमें क्या आते हैं? वर्टिब्रेट्स इंक्लूड हैं। और इन वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ओवीपेरस भी होते हैं, वीवीपेरस भी होते हैं और ओवीपेरस भी होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? ये बच्चे पैदा करने वाले होते हैं, और ये क्या करने वाले? एग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों कैटेगरी होती है। अब वीवीपेरस की बात करें तो उसमें मैमल्स आते हैं, क्योंकि मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं। और ओवीपेरस की बात करें तो उसमें एम्फीबियंस आते हैं, पीसीज आती हैं, पाइसीज, एवीज एंड रेप्टाइल्स आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एग लेयर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अंडे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीसेलुलर एनिमल्स या फिर मेटाजोन्स। ठीक है, मल्टीसेलुलर को ही तो अपने मेटाजोन बोला था। आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, इनके दो टाइप हैं। पैराजोआ है। पैराजोआ का मतलब क्या है? जिनमें सेल एग्रीगेट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, एग्जांपल है स्पॉन्जेस या पोरीफर्स। अब सेल एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। कोई भी एनिमल जो होता है, जो भी एनिमल होता है, उसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है सेल। सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, देन टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं? बॉडी बना देते हैं, या फिर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। तो अगर किसी भी एनिमल में केवल सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि सेल लेवल, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे? पैराजोआ बोल देंगे। लेकिन अगर टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का या ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है तो उसे यूमेटाजोआ बोल देंगे। और पैराजोआ के अंडर आते हैं स्पॉन्जेज या पोरीफर्स, लेकिन यूमेटाजोआ जो है उसके अंडर आते हैं सिलेंड्रेट एंड ऑनवर्ड फाइलम्स। सिलेंड्रेटा के आगे वाले सारे के सारे फाइलम और सिलेंड्रेटा खुद भी। ठीक है, टिल द कोर्डेटा, बिकॉज उनमें क्या होता है, जैसे कि सिलेंड्रेटा में बात करें तो उसमें लोअर लेवल का क्या होगा? जैसे टिश्यू लेवल्स होंगे, टिश्यू में भी लूज एग्रीगेशन होगा, देन उसके आगे चलेंगे तो ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, इस टाइप से फर्दर अपन चलते रहेंगे। तो पैराजोआ एंड मेटाजोआ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो कैटेगरी होगी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फीचर्स। ठीक है, कुछ एक फीचर्स होते हैं जैसे कि एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स लूजली एग्रीगेट हैं या फिर कॉम्पैक्टली। ठीक है, इस बेसिस पर लूजली एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई सेल है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है, इसमें क्या है? सेल्स बहुत पास पास एग्रीगेट हैं, अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल। लेकिन यहां पर क्या है? सेल्स ऐसे एग्रीगेट हैं, तो इसे बोल देंगे लूजली एग्रीगेटेड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या आती है? सेलुलर लेवल आता है, टिश्यू लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री, बहुत सारी सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपन डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे अगर इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा
तो ए पार्ट एंड बी पार्ट दो हिस्से में डिवाइड हो गया, इसे अपन सिमेट्री बोलते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जर्म लेवल की जर्म लेयर जो होती है उनकी प्रेजेंस के हिसाब से होता है। अगर 2 जर्म लेयर हैं तो डिप्लोप्लास्टिक होता है, अगर 3 जर्म लेयर्स हैं यानी कि तीनों के तीनों सारी की सारी 3 ही जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो उसे ट्रिप्लोप्लास्टिक बोल देते हैं। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम अगर ट्रू है, फॉल्स है या फिर सिलोम नहीं है, इस बेसिस पर भी क्या होते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करा जाता है। पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम यानी कि ऑर्गन, जैसे कि हमने देखा कि एक ऑर्गन है ए, एक ऑर्गन है बी, दोनों क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं डाइजेशन का। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, और इस सिस्टम को अपन क्या बोल देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे। तो इस बेसिस पर भी क्या है, एनिमल्स को क्लासिफाई करा जाता है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पर, सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी का डिवाइडेड होना, यानी कि जैसे कि ये किसी भी एनिमल की बॉडी है, इस बॉडी में ये सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट जैसे कि 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3, 4 और 5, ये सेगमेंट्स हैं। ये इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इंटरनल सेगमेंटेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। नोटोकोड, नोटोकोड होती है एक मेसोडर्मली डराइव्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि डोर्सल पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसके बेसिस पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई करा जाता है। तो बेसिकली एनिमल्स को क्लासिफाई करने के कौन कौन से फीचर हो गए, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, body symmetry, diploblastic and triploblastic organization, nature of coelom, then the patterns of organ system and the segmentation and the notochord, ठीक है। अब इनको हम वन बाई वन देखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला था एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। एग्रीगेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पर एनिमल्स को दो टाइप से डिवाइड करा गया है। पहला है लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल है और कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल है। ये हमने बता दिया, लूज एग्रीगेशन का मतलब सेल्स दूर दूर एग्रीगेट हैं, और कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन का मतलब होता है सेल्स बहुत पास 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 क्या है, एग्रीगेट है, ठीक है। दूसरा आता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट एक्सिबिट कंसीडरेबल वेरिएशन अमंग एनिमल्स। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अलग अलग लेवल होते हैं। इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे कि सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ठीक है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि सेलुलर लेवल के एनिमल्स हो गए, टिश्यू लेवल वाले हो गए, ऑर्गन लेवल के हो गए, ऑर्गन सिस्टम लेवल के हो गए, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट इज द सेलुलर लेवल। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है, यानी कि इस लेवल में, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स लूजली एग्रीगेटेड रहती हैं, और इनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है टिश्यूज को बनाने के लिए, यानी कि केवल सेल्स होती हैं, यानी कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, लेकिन ये मिलकर टिश्यू को फॉर्म नहीं करती है, केवल सेल्स के फॉर्म में ही रहती है। बिकॉज इंडिविजुअल सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सिंपल सा ये है, टिश्यू क्यों बनता है। देखो एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो भी एनिमल्स हैं, यानी कि सबसे पहली तो बात आती है कि जैसे यूनिसेलुलर थे वो मल्टीसेलुलर में स्विच क्यों करे, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर क्यों बने। इसका रीजन था एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग और फंक्शनिंग, ठीक है। यानी कि यूनिसेलुलर कम एफिशिएंट होने लगे, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी सेल्स को मिलाकर अपने आप को मल्टीसेलुलर में स्विच कर लिया। और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये कम एफिशिएंट होते हैं। अब यही रीजन होता है, अगर सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उस ऑर्गेनिज्म की सेल्स क्या हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये कैपेबिलिटी कम होने लगेगी, तो ये ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करने की कोशिश करेगा, मल्टी सेलुलर में स्विच करने की कोशिश करेगा। तो इनमें लूज सेल एग्रीगेशन पाया जाता है, बिकॉज ऑफ हर एक सेल जो होती है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल।
हाँ, सेलुलर लेवल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेलुलर लेवल का एग्जांपल होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज में क्या होता है, सेल्स जो होती है वो बहुत लूजली एग्रीगेट रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, सेल जो होती हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ये सेल्स का एक ग्रुप है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल और एक पांच सेल, और ये सेल सारी मिलकर किसका काम कर रही है, जैसे कि रेस्पायरेशन का काम कर रही है, रेस्पायरेशन करा रही हैं। अब रेस्पायरेशन करा रही है सारी सेल्स मिलकर, क्योंकि हर एक सिंगल सेल की रेस्पायरेशन की कैपेबिलिटी कम हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया। और ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। तो टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल्स एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करके एग्रीगेट हो जाती हैं और टिश्यू को फॉर्म कर लेती हैं, जैसा कि हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा या फिर सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा जो है, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल ही क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल का मतलब, ऑर्गन का मतलब ही सिंपल सा ये होता है कि पहले बनता है सेल, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। तो टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड ईच ऑर्गन असाइंड टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि ये एक टिश्यू है, रेस्पायरेशन करा रहा है, ऐसा ही कोई दूसरा टिश्यू हो, यहां देखो ये टिश्यू है, ये भी खुद टिश्यू है, ये भी रेस्पायरेशन करा रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज और अदर हायर फाइलम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें कौन होते हैं, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर एज ए लार्जर यूनिट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। लार्जर यूनिट का मतलब क्या होता है, बड़ी यूनिट। जैसे मान लो रेस्पायरेशन का काम एक सेल भी कर रही है, और दूसरा वही रेस्पायरेशन का काम एक टिश्यू कर रहा है, वही रेस्पायरेशन का काम कौन कर रहा है, ऑर्गन कर रहा है, और वही सेम रेस्पायरेशन का काम ऑर्गन सिस्टम कर रहा है। लेकिन लार्जर स्केल की बात करें, यानी कि बड़े स्केल पर कौन काम कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप होता है। नेक्स्ट अपना है ऑर्गन सिस्टम्स आर लाइक दिस, यानी कि अलग अलग हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अपन बात करें जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, बड़े फूड पार्टिकल को, जैसे कि बड़ा फूड पार्टिकल है उसे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ना है। अब इस काम में कोई भी बॉडी का ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और वो बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि अपन बात करें इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, तो डाइजेशन का काम कौन करता है, जैसे कि दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड दी केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन का काम कौन करता है, जैसे कि हमारे टीथ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में स्टमक की पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी मैकेनिकल डाइजेशन कराती है। केमिकल डाइजेशन का काम कौन करता है, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन, जैसे कि टीथ हो गया, टंग हो गई, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अलग हिस्से हो गए जैसे ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपोजिट होकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। जो डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग नहीं है, यानी कि माउथ एंड एनस सेपरेट नहीं है, मतलब केवल एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही है, तो उसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे। लिखा भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड दैट सिंगल ओपनिंग एक्ट एज द माउथ एंड एनस बोथ, ठीक है। ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंप्लीट डाइजेशन कौन होता है, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है अगर इसी एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं, फर्स्ट इज माउथ एंड सेकंड वन इज एनस, तो इसे अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का दो ओपनिंग पाया जाना, ये तो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर केवल एक ओपनिंग है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग है,
लाइक दिस, ठीक है। ये एनस का काम भी करेगी, माउथ का काम भी करेगी। यहाँ पर माउथ एंड एनस दोनों क्या है, सेपरेट है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, जैसा कि ह्यूमंस के केस में मिलने को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऐसा हमारा बॉडी का सिस्टम जो हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स कौन होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में दो मेन बॉडी फ्लूइड्स हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। इन दोनों को सर्कुलेट कराने में हेल्प करे और हमारी बॉडी में बहुत सारे मटेरियल्स को सर्कुलेट कराने में जो भी रेगुलेटरी सिस्टम या बॉडी ऑर्गन सिस्टम काम करता है या पार्टिसिपेट करता है उसे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दे देते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर इसका टाइप अलग है, ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब होता है अगर ब्लड जो होता है हार्ट से सीधे बाहर पंप कर दिया जाता है विद, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि वहां पर ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं, और ब्लड क्या है बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स में फ्लो कर रहा है, वैक्यूल्स में भरा हुआ है, ठीक है, और उन वैक्यूल्स में टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और टिश्यू किस में डूबे रहते हैं, उस ब्लड में डूबे रहते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में होता है, ठीक है। अब आता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड जो होता है वो इनसाइड द ब्लड वेसल्स फ्लो करता है, ठीक है, और इन ब्लड वेसल्स का डायमीटर भी वेरी करता है। जैसे कि बात करें अपन ब्लड वेसल्स के टाइप क्या होते हैं, आर्टरी होती है, वेन होती है, कैपिलरी होती है, ठीक है। आर्टरी का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और वेन का डायमीटर उससे थोड़ा कम होता है, कैपिलरी का डायमीटर सबसे कम होता है। इस टाइप से इनका डायमीटर भी वेरी करता है, और इसमें बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स आते हैं जैसे कि सिफेलोपोड्स एंड सारे के सारे वर्टिब्रेट्स इंक्लूड होते हैं। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोज टाइप का मतलब है हार्ट पंप कर रहा है, और हार्ट किस में पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स में, ना कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्लड वैक्यूल्स में। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑन द साइड ऑफ मीडियन एक्सिस ऑफ द बॉडी। अगर ये कोई एनिमल है, सपोज दैट ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है, ठीक है, ये इसकी मिड एक्सिस है। अब मिड एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स का प्रेजेंट होना, यानी कि सपोज दैट इस बॉडी पार्ट सॉरी राइट हैंड साइड जो है, राइट वाली साइड है, इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट है, वही सेम ऑर्गन लेफ्ट वाली साइड में भी प्रेजेंट है, तो इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को, हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को अपन क्या बोल देते हैं, बॉडी सिमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। और बॉडी सिमेट्री का आइडिया हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एनिमल्स इस बेसिस पर, यानी कि बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर तीन टाइप के होते हैं। एसिमेट्रिकल, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। इन इट बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। एग्जांपल स्पॉन्जेज, कोई भी स्पंज है, जैसे ये स्पंज है, ठीक है। अब स्पंज को हम किसी भी एक्सिस से डिवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है, ये दो बराबर हिस्सों में, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा किसी भी एक्सिस से अपन इसे डिवाइड कर लें, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, एसिमेट्री। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोल देंगे, एसिमेट्रिकल बोल देंगे, ठीक है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स कौन होते हैं, स्पॉन्जेस या फिर पोरीफर्स। दूसरा आता है एसिमेट्री के बाद हमारा रेडियल सिमेट्री। दूसरी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री। इस सिमेट्री में क्या होती है, जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बॉडी जो होती है वो इक्वल हाफ में डिवाइड करी जा सकती है, और वो जो प्लेन जिसके थ्रू डिवाइड करी जाती है वो केवल कहां से गुजरेगा, उसके सेंट्रल एक्सिस से। यानी कि ये कोई एनिमल है, सपोज दैट ये कोई एनिमल है, ये दो हिस्सों में डिवाइड करें, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें हम,
तो ये दो हिस्सों में तब डिवाइड होगा जब केवल इसकी सेंट्रल एक्सिस से हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। यानी कि ये मिड एक्सिस एक्सिस मान के चले, तभी ये दो हिस्सों में केवल डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर इसे हम ऐसे डिवाइड करना चाहें नहीं हो पाएगा, ऐसे डिवाइड करना चाहें नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन नहीं हो पाएगा इक्वल दोनों हाफ्स में, ठीक है। सच एनिमल्स हैव टू एंड्स इन द मेन बॉडी, ठीक है। एक्सिस मेन बॉडी एक्सिस में दो पार्ट्स होते हैं, एक ओरल पार्ट होता है, ओरल का मतलब ये वाला पार्ट, एबोरल का मतलब होता है ओरल पार्ट से दूर की तरफ, ठीक है, फार फ्रॉम ओरल पार्ट, ठीक है। बट नो लेफ्ट एंड राइट साइड्स, बिकॉज ऑफ देखो हमने अगर इसे इस हिस्से में डिवाइड कर दिया तो राइट और लेफ्ट नहीं बन पाएंगे। ओरल और एब ओरल दो हिस्से बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते इसमें, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सिमेट्री जो है वो आती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, देखो बाइलेटरल सिमेट्री होता है इसमें बॉडी जो होती है दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है और ए सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। एक वन सेकेंड, लास्ट जो था हमारा रेडियल सिमेट्री में हमने देखा था कि थ्रू एनी प्लेन विच कैन पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, सॉरी, इसमें जो ये देखा था हमने ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। ये कोई एनिमल है, इसको हम किसी भी एक्सिस से निकालेंगे, किसी भी एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं होता है। बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है उसमें केवल एक हाफ, जैसे कि ये एनिमल है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो केवल सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली जो मिड लाइन है ये इसे दो हिस्सों में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर सकती है। जबकि जो रेडियल सिमेट्री है इसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से हम उस एनिमल को दो बराबर हिस्सों में, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देन बाइलेटरल आ गया। बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स होते हैं इनमें फ्रंट एंड रेयर एंड होता है, ठीक है, और अपर एंड लोअर साइड भी होती है एंड इक्वलेंट लेफ्ट एंड राइट साइड्स भी होती है, जैसे कि एनरिड्स और आर्थ्रोपोड्स को डिवाइड करने पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। अगर दो जर्म लेयर हैं तो इसे डिप्लोप्लास्टिक, अगर तीन जर्म लेयर हैं, जर्म लेयर क्या होती हैं, जर्म लेयर होती हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स का पाया जाना, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल्स अगर दो लेयर में प्रेजेंट हैं तो डिप्लोप्लास्टिक, अगर तीन लेयर में प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स। अगर दो सेल लेयर प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक सेल्स की दो लेयर प्रेजेंट है तो इसे डिप्लोप्लास्टिक बोल देंगे। जो आउटर सरफेस होगी, आउटर लेयर होगी, उसे एक्टोडर्म बोल देंगे, इनर लेयर को एंडोडर्म बोल देंगे। जैसे कि ठीक है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, ये दो लेयर हो गई, एक लेयर दूसरी लेयर, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। और ये आउटर लेयर जो है इसको एक्टोडर्म बोल देंगे और जो इनर लेयर है हमारी इसको अपन एंडोडर्म बोल देंगे। सिंपल सा मतलब है कि जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं इनमें मीजोडर्म जो होती है वो एब्सेंट होती है, मीजोडर्म जो होती है इनमें एब्सेंट होती है। अब अगर बात करें तीनों लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इफ द थ्री लेयर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स आर प्रेजेंट देन कॉल्ड द ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। जैसे कि अपन बात करें ये आउटर लेयर है, ये मिड लेयर है और ये इंटरनल लेयर है, तो आउटर लेयर को अपन क्या बोल देंगे, एक्टोडर्म बोल देंगे, मिड लेयर को अपन मीजोडर्म बोल देंगे और जो इंटरनल लेयर है इसे अपन क्या बोल देंगे, एंडोडर्म बोल देंगे। और इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। और पिछला जो हमारा एग्जाम्पल है इसके स्पॉन्जेस यानी कि डिप्लोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पोरिफर एंड सिलेंट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिर नेचर ऑफ सिलोम। नेचर ऑफ सिलोम का मतलब, सिलोम सबसे पहली बात तो सिलोम क्या होती है, सिलोम का मतलब होता है द फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, एनिमल्स,
ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो ये कोई एनिमल है, ये कोई भी एनिमल है, ठीक है, ये इसकी बॉडी वॉल है, ये क्या है, इसकी बॉडी वॉल, और ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, इन दोनों के बीच का जो ब्लैंक स्पेस है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, सीलोम, या फिर इसे बॉडी कैविटी भी बोल देते हैं, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी का मतलब क्या है, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इस बेसिस पर एनिमल्स होते हैं सिलोमेट टाइप के, जिनमें सिलोम प्रेजेंट है, स्यूडोसिलोम जिनमें ट्रू सिलोम नहीं है, और एसिलोमेट जिनमें सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो सिलोमेट्स पहले आते हैं, या यूसिलोमेट बोल देते हैं एनिमल्स विद द ट्रू बॉडी कैविटी। अगर ये वाली कैविटी प्रेजेंट, ये कंडीशन अगर प्रेजेंट है, मतलब ट्रू कैविटी प्रेजेंट है, तो उसे बोल देंगे सिलोमेट। एग्जांपल है एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। अब नेक्स्ट आता है स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम का मतलब होता है वहां पर ट्रू सिलोम नहीं है, ओरिजिनल वाली सिलोम प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। लिखा है कि एनिमल्स विद द फॉल्स सिलोम मींस बॉडी कैविटी इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल एपिथेलियम, ठीक है। मेसोडर्म अपीयर्स एज द स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म द एंडोडर्म, यानी कि सिंपल सा ये है कि ये अगर बॉडी वॉल है किसी एनिमल की, और ये अगर उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो मेसोडर्म के पाउचेस क्या होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में यहां पर पड़े मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, और एक तीसरी लेयर है। तो ये हो जाएगी हमारी एक्टो, ये हो जाएगी हमारी एंडो, और इसके बीच में ऐसे बीच बीच में क्या होगी, मेसोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी रहेगी, ठीक है। लिखा है and in these animals pseudocoelom is formed from the embryonic cavity called blastocele, ठीक है। ब्लास्टोसील से मिलकर बनती है ये वाली कैविटी जो फॉर्म होती है, जो कि ट्रू कैविटी नहीं है, ट्रू सिलोम नहीं है, स्यूडोसिलोम है। एग्जांपल है एस्केलमंथीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब वो जो जिनमें कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ जो ये ब्लैंक कैविटी जो होती है हमारी, उन एनिमल्स में जो एसिलोमेट्स हैं, उनमें एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की कैविटी में पेरेन्काइमल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो पेरेन्काइमल टिश्यू जो होता है यहाँ पर स्पेस ब्लैंक नहीं रहने देता है, तो ये क्या है, पेरेन्काइमल टिश्यू है, जो कि इन स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो लिखा है एसिलोमेट्स एनिमल्स विदाउट बॉडी कैविटी एंड द सिलोमिक स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पेरेन्काइमा या पेरेन्काइमल टिश्यू और पेरेन्काइमा लाइक सेल्स। एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट हमारा आता है सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब हमने देखा था कि ये कोई बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन है। अगर इस टाइप की अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी एनिमल में पाई जाती है, उसको तो क्या बोल देंगे अपन, मेटामेरिक एनिमल बोल देंगे, ठीक है। इसे मेटामेरिज्म बोल देंगे इस फेनोमेना को, ठीक है। तो लिखा है कि सेगमेंटेशन इन सम एनिमल्स द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को क्या बोल देते हैं, मेटामियर्स बोल देते हैं अपन, ठीक है। सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब है अगर यहाँ पर हार्ट का एक चेंबर प्रेजेंट है, तो यहाँ भी हार्ट का एक चेंबर प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज द मेटामेरिज्म, ठीक है। एंड दैट सेगमेंट्स आर नोन एज द मेटामियर्स। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नोटोकोड। नोटोकोड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम या एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है, मेसोडर्म से डिराइव होती है और रोड लाइक होती है। और किस साइड में बनती है, डोर्सल साइड ऑफ
एनिमल, ठीक है, एनिमल की डोर्सल साइड, जैसे कि ये कोई एनिमल है, ये इसका वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, तो यहाँ बनेगी जो स्ट्रक्चर उसे अपन क्या बोल देंगे, नोटोकोड बोल देंगे, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनती है, कुछ एक एनिमल्स होते हैं जिनमें बनती है, हर एक एनिमल्स में नहीं बनती है। एंड ऑन दिस बेसिस एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, कोडेट्स, अगर जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है, हैविंग नोटोकोड, एग्जांपल कोडेटा, और अगर नॉन कोडेट्स इसका मतलब उनमें नोटोकोड एब्सेंट होगी, एग्जांपल्स है पोरीफर्स एंड इकाइनोडर्म्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंडर हमने क्या देखा, सेल एग्रीगेशन को देखा, देन हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, सिमेट्री को देखा, फिर डिप्लोब्लास्टिसिटी एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी को देखा, देन सेगमेंटेशन, नोटोकोड एक्सेट्रा, इन सबको देखा, ठीक है। तो ये क्लियर करते हैं कि हमें एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखना है। सिंपल सा मतलब ये है कि हम फर्दर चलकर फाइलम्स को डिस्कस करेंगे, और उन फाइलम्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। यानी कि सिमेट्री के बेसिस पर किस फाइलम में किस एनिमल को रखना है, बॉडी कैविटी या बॉडी सिलोम जो है उसकी प्रेजेंस एब्सेंस की बेसिस पर किस फाइलम में रखना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। तो फर्दर जो हमारे फाइलम्स होंगे, इनमें इन सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो टर्म्स है या फंडामेंटल्स हैं, इनका बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ एक आज के इस सेशन में हमने कुछ स्पेशल भी डिजाइन करा है, जो एक क्विज के फॉर्म में है, और क्विज ऑफ द डे के नाम से रखा है। इसका क्विज जो है, इसमें लिखा है कि हमने कल से जो शुरू करने वाले हैं, हम सबसे पहले पोरीफेरा फाइलम को शुरू करेंगे, ठीक है, पोरीफेरा फाइलम। तो हमारी जो एनसीईआरटी है, इस बुक में हमारे फाइलम प्रोटोजोआ को डिस्क्राइब नहीं करा गया है। इसका रीजन क्या है, मतलब लिखा है कि वाई द प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ फाइलम इज नॉट इंक्लूडेड एज द फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। जैसा भी आंसर आपसे बन पड़े वैसा आंसर करेंगे, और इसका एक्यूरेट या ऑथेंटिक आंसर हम नेक्स्ट जो हमारा अपलोड होगा या सेशन जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आंसर उसमें डिस्कस करेंगे विद द डिटेल, क्यों प्रोटोजोअन्स आर नॉट इंक्लूडेड एज द फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि एनसीईआरटी ने सीधा पोरीफेरा को डिस्कस करा है, ठीक है। फर्स्ट फाइलम है हमारा पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम कौन है, पोरीफेरा। तो क्यों प्रोटोजोआ को स्किप कर दिया गया, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल, और जो भी आपकी सजेशंस, आप जितनी भी सजेशन जो भी दे सकते हैं, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, हमसे जितना पॉसिबल हो वो हमें बताएं, और हमारे इस जो सेशंस है उनका फायदा लें। इसके साथ ही संडे को एक स्पेशल अपलोड होगा, ठीक है। वो हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं होगा। बेसिक सा मतलब ये है कि उसमें हम किसी फाइलम या फिर किसी चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है कि पेपर कैसे सोल्व करना है, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है एट द टाइम ऑफ रिवीजन, एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। इन सबको अपन डिस्कस करेंगे ऑन संडे, ठीक है। और जो मंडे है हमारा, मतलब संडे आफ्टर दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेशन, मंडे से हम हमारे इस रेगुलर सेशन के साथ साथ क्विज का सेशन मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक सेशन होगा जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस को हम निकालेंगे और उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनसीईआरटी से फ्रेम करेंगे, देन उनका एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा, ठीक है, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। थियरी के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेशन।